Hello everyone, welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal. I am going to teach you chemistry. तो बच्चों जनरली आपको करना क्या होगा कि आज से हम लोग केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो जनरली हम जानते हैं कि हम लोग के केमिस्ट्री में जनरली 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जनरली स्टार्टिंग में हम लोग पहले कवर करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक और लास्ट में हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो बच्चों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर जो कि सॉल्यूशन है, क्लास 12 का पहला चैप्टर। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं बस आपको रिवाइज़ करना है और जो भी चीज़ हम क्लास में पढ़ाएं उस चीज़ को घर पे जाके रिवाइज़ कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है या क्वेश्चन बन रहा है, ऐसे तो हम सारा क्वेश्चन आपको क्लास में करा देंगे जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या फिर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे अभी आप क्लास 12th में हो तो ऐसा तो है नहीं कि बस आपको क्लास 12th पे फोकस करना है, आपको जेई मेंस आगे देना होगा। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। तो आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि आपका जेई मेंस और नीट दोनों, जिनके जेई मेंस है वो जेई मेंस का भी तैयारी साथ में करें और जिनका नीट है वो नीट। तो जनरली डिफरेंस क्या होता है बच्चों, बस छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो आपका जो एकेडमिक लेवल है उसके प्रिपरेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बस अंतर इतना होता है कि जो आपका एकेडमिक का पढ़ाई होता है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका और क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव लेवल के। तो जनरली बच्चों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दोनों तरह से सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करिए और कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर सॉल्यूशन। तो बच्चों हम जानते हैं जैसा कि हमारा क्लास 12 का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। ये एक बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ सारे फार्मूलेज़ हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी है। चैप्टर ओवरऑल देखिए तो बहुत आसान है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हो जाए चाहे फिर वो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में। सॉल्यूशन से आप हर जगह देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम में बैठे जहाँ केमिस्ट्री हो, सॉल्यूशन से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो जनरली बच्चों सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, जैसा कि आप पहले पढ़े होंगे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 तरह के मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर कैसे बनते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट को आप मिक्स कीजिए तो वो एक मिक्सचर फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, ये जनरली कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आप ये एक बीकर लीजिए, इसमें पानी है, मान लीजिए इसमें क्या है बच्चों? वाटर, और आप इसमें NaCl को जो कि सॉलिड के फॉर्म में है इसको डिज़ोल्व कर दीजिए। जब आप NaCl सॉलिड के फॉर्म में, जब आप इस वाटर जो कि लिक्विड के फॉर्म में इसको डिज़ोल्व कर देंगे तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, फाइनल सॉल्यूशन, वो उसका फिज़िकल स्टेट क्या होगा बच्चों? लिक्विड होगा। तो मेरे कहने का मतलब जब ये फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, एक बार फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा उसके बाद आप NaCl को और वाटर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक बार आपका फाइनल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा तो आप NaCl और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं जनरली सॉल्यूशन होता क्या है बच्चों? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। अब देखिए बच्चों जनरली सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं सॉल्यूट, एक होते हैं सॉल्वेंट।
ये बहुत बेसिक चीज़ हम बता रहे बच्चों, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार बेसिक कवर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। देखिए बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो देखिए, दो तरीका हम आपको बता रहे हैं आइडेंटिफाई करने का, जिससे आप बता सकेंगे कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। चलिए देखते हैं। पहला, बेस्ड ऑन अमाउंट। बेस्ड ऑन अमाउंट बच्चों, जैसा कि अब तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो लेसर अमाउंट में है वो होता है मेरा सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में होता है वो होता है मेरा सॉल्वेंट। अब तक बच्चों हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में अवेलेबल रहता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। पर यहाँ पे एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है बच्चों? ये लेसर अमाउंट में सॉल्यूट, मोर अमाउंट जो होगा वो सॉल्वेंट। ये कंडीशन है जहाँ पे ये फुलफिल होता है। कंडीशन ये बच्चों कि दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। अगर मान लीजिए एक कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट कुछ और है, हो सकता है सॉलिड, हो सकता है लिक्विड, और दूसरे कंपोनेंट का भी फिजिकल स्टेट कुछ और है, तब ये वैलिड नहीं होगा। उस समय हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का। पर हाँ, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका सेम है, अगर दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम है, तो बच्चों जो लेसर अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप 10 ग्राम एल्कोहल लेते हैं प्लस 100 ग्राम वाटर। तो बच्चों इसमें वाटर देखिए ज़्यादा अमाउंट में, तो वाटर मेरा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और एल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है बच्चों? लिक्विड है। उसी तरह मान लीजिए अगर रिवर्स कर देते हैं कंडीशन, मान लीजिए 100 ग्राम हम अल्कोहल ले लेते हैं और 10 ग्राम वाटर ले लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल प्रेजेंट है, तो अब इस केस में अल्कोहल मेरा हो गया सॉल्वेंट और वाटर क्या हो गया? सॉल्यूट। अब तीसरा केस बनता है, मान लीजिए दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कंपोजिशन बराबर हो। मान लीजिए ये भी 50 ग्राम हो और ये भी, मान लीजिए ये 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम। तो उस केस में हम किसी एक को सॉल्वेंट मान लेंगे और किसी भी एक को सॉल्यूट मान लेंगे। तो ये तो बच्चों हो गया बेस्ड ऑन अमाउंट। अमाउंट के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों दूसरा तरीका, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अब हम देखेंगे बच्चों बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अब बच्चों फिजिकल स्टेट के आधार पे मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। मान लीजिए किसी के एक फिजिकल स्टेट सॉलिड फॉर्म में है और एक कंपोनेंट मेरे लिक्विड फॉर्म में है। तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक बीकर ले लीजिए, इसमें आप वाटर ले लीजिए। क्या लिए? वाटर। अब बच्चों यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन को, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, आप इसको डिज़ोल्व कर दीजिए। डिज़ोल्व करने के बाद आपका एक सॉल्यूशन मिलेगा, फाइनल सॉल्यूशन, जो किस स्टेट में होगा बच्चों? लिक्विड स्टेट में। अब देखिए इस केस में जहाँ पे कि दोनों कंपोनेंट अपने अलग अलग फिजिकल स्टेट में हो, उस स्टेट में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो देखिए बच्चों, सॉल्वेंट हमारा वो होगा जिसका फिजिकल स्टेट, ध्यान से सुनिएगा,
सॉल्वेंट ये दो कंपोनेंट है, एक NaCl है जो कि सॉलिड के फॉर्म में है और एक वाटर है जो कि लिक्विड के फॉर्म में है। तो मेरा जो इस कंडीशन में सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच कर जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट यू हैव टेकन। इसका क्या मतलब है बच्चों, देखिए हमारा एक कंपोनेंट है NaCl जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, दूसरा है वाटर लिक्विड के फॉर्म में। फाइनल जो मेरा सोल्यूशन बना है वो किस फॉर्म में है बच्चों, लिक्विड के फॉर्म में। इसका मतलब हम लोग जो दो कंपोनेंट लिए थे उसमें से वाटर किस फॉर्म में था, लिक्विड, और फाइनल सोल्यूशन किस फॉर्म में बना, लिक्विड के। तो हमारा जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट यू हैव टेकन। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे अब इस केस में हम वाटर को क्या मानेंगे बच्चों, सॉल्वेंट, और NaCl को मानेंगे सोल्यूट। अब इस केस में बताइए, मान लीजिए यहाँ पे आप 5 ग्राम ले लिए NaCl तो भी हमारा वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। चलिए मान लीजिए हम 10 kg ले लें NaCl तो भी हमारा फाइनल सोल्यूशन जो कि लिक्विड बना है तो मेरा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। अगर हम लोग मान ले 50 kg NaCl ले लिए फिर भी हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। इसका ये मतलब कि अमाउंट चाहे जो भी हो वो मैटर नहीं करेगा। अगर दोनों कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट अलग हों तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों अमाउंट मैटर नहीं करेगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो फाइनल सॉल्यूशन का जो फाइनल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वो जिस भी कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट से मैच करेगा वो मेरा होगा सॉल्वेंट और जो बचा वो सॉल्यूट। तो बच्चों होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं। जनरली जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में पूरे वो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन में जनरली होगा क्या बच्चों, जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड ही होगा और जो मेरा सॉल्यूट होगा वो इट मे बी लिक्विड, इट मे बी सॉलिड और इट मे बी गैस, कुछ भी, पर मेरा सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। इसीलिए इस चैप्टर में जनरली हम लोग डील करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको नोट बना लें बच्चों, समझ में आ गया तो ठीक। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं बच्चों तो साथ में आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों हमें पता है सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब दो या दो कंपोनेंट डिसॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं। अब कंपोनेंट में भी एक कंपोनेंट और दो कंपोनेंट होते हैं, हमें पता है एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो जनरली जो सॉल्यूशन होता है इसमें एक सॉल्वेंट होता है, रिमेनिंग सारा क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इधर मेरा हो गया सॉल्यूट, इधर हो गया मेरा सॉल्वेंट। अब देखिए मान लीजिए मेरा पहला टाइप सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट होगा मेरा सॉलिड, सॉल्वेंट होगा मेरा लिक्विड। सेकेंड टाइप बच्चों देखेंगे जिसमें मेरा सॉल्यूट होगा लिक्विड और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। थर्ड टाइप देखेंगे बच्चों, सॉल्यूट होगा मेरा गैस, सॉल्वेंट होगा मेरा लिक्विड। या इसी तरह बच्चों आप एक और बता सकते हैं, सॉलिड होगा मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी होगा मेरा सॉलिड। या आप फिफ्थ लिक्विड होगा मेरा सॉल्यूट, सॉलिड होगा मेरा सॉल्वेंट।
तो देखिए बच्चों, इन सारे कंपोनेंट्स के अलग अलग ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, मतलब सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन तैयार होगा? जैसा कि अभी हम लोग एग्जांपल लिए NaCl इन वाटर। NaCl इन वाटर कैसा सोल्यूशन है बच्चों? सॉलिड इन लिक्विड। या तो फिर शुगर सोल्यूशन ले लीजिए, शुगर इन वाटर, ये भी कैसा सोल्यूशन है बच्चों? सॉलिड इन लिक्विड। या तो फिर सॉल्ट सोल्यूशन ले लीजिए, सॉल्ट इन वाटर, वो कैसा सोल्यूशन है बच्चों? सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड हो गया बच्चों लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल बच्चों बताइए। सबसे इजी एग्जांपल लिक्विड इन लिक्विड का, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर या फिर मिथेनॉल प्लस वाटर। तो ये आपका हो गया बच्चों लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल। मान लीजिए मिथेनॉल लिए और वाटर दोनों मिक्स कर दिए, आपका सोल्यूशन बनेगा कैसा? लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें कि सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। थर्ड आप देख लीजिए बच्चों गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का सबसे सीधा एग्जांपल बच्चों कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कि ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लोग पीते हैं, उसमें जनरली होता क्या है? गैस जो होता है मेरा वो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट में क्या होता है बच्चों? लिक्विड। लिक्विड मेरा होता है वो सॉल्वेंट होता है। फोर्थ देख लीजिए बच्चों सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड में जो भी आप अलॉयज़ पढ़ेंगे वो एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड का। या फिर लिक्विड इन सॉलिड देख लीजिए, तो लिक्विड इन सॉलिड में सबसे सीधा एग्जांपल अमेलगम, जो कि अगर आप कैसे फॉर्म होता है ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जनरली लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल मान लीजिए मरकरी है। मरकरी को अगर आप गोल्ड में मिक्स कर दें तो वो हो जाएगा आपका लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जनरली हम लोग जो डील करेंगे बच्चों लिक्विड सोल्यूशन, तो लिक्विड सोल्यूशन जो डील करेंगे उसमें मेनली जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। तो जनरली इस चैप्टर में हम लोग जो डील करने वाले हैं बच्चों वो जनरली आइदर सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन लिक्विड या फिर गैस इन लिक्विड। तो बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो कि इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आपको यूज़ होगा, वो है वेपर प्रेशर। तो इसको बच्चों कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं वेपर प्रेशर। तो चलिए बच्चों हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, वेपर प्रेशर। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर जगह आपको पूरे चैप्टर में वेपर प्रेशर से डील करने को मिलेगा, इसलिए आप वेपर प्रेशर को बहुत ही अच्छे से समझिए। तो चलिए वेपर प्रेशर समझते हैं। तो वेपर प्रेशर समझने से पहले बच्चों हम एक और टर्म समझ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, जो कि आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ भी चुके होंगे। तो चलिए हाल फिलहाल जो भी है हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो मान लीजिए यहाँ पे हम इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले समझ लीजिए आप एक बीकर लिए हैं, इसमें लिक्विड आप फिल कर दीजिए। मान लीजिए हम कोई लिक्विड ले लिए। लिक्विड कैसा होना चाहिए बच्चों? वॉलेटाइल। अब आप सोच रहे होंगे वॉलेटाइल मतलब, जो यहाँ पे हम लोग बच्चों लिक्विड कंपोनेंट लिए हैं वो वॉलेटाइल कंपोनेंट लिए। इसका मतलब क्या हुआ? वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ? सिंपल, देखिए जो भी कंपोनेंट, जो भी सब्सटेंस अपना वेपर फॉर्म ईज़िली बना लेता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जिस भी सब्सटेंस का वेपर फॉर्म बन जाता है उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं वॉलेटाइल। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर। वाटर क्या है बच्चों? वॉलेटाइल सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि वाटर का वेपर बड़े आसान से बन जाता है।
इंक, इंक क्या है बच्चों, ये नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका वेपर फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो वो सब्सटेंस जिसका कि ईजिली वेपर फॉर्मेशन हो सकता है, जो अपना वेपर बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट। चलिए, तो अब बच्चों हम लोग इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे ये एक बीकर लिए, इसमें हम लिक्विड भर दिए, ठीक है बच्चों। अब ये ऊपर से इस वेसल को हम लोग क्लोज नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं बच्चों, जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। जिस काइनेटिक एनर्जी से वो क्या करते हैं बच्चों? मूव करते हैं जिगजैग मोशन में, ठीक है बच्चों। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसा कि हम सबको पता है। और उस काइनेटिक एनर्जी से क्या करते हैं बच्चों? ये लिक्विड मॉलिक्यूल मूव करते हैं वाटर सॉल्यूशन, वाटर में। अब देखिए जनरली होता क्या है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है जिससे मूव करते हैं। कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बच्चों सरफेस पे भी होंगे, वाटर के सरफेस पे, इनके पास भी अपना कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता होगा। अब देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं, और हमको पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। सभी लिक्विड मॉलिक्यूल्स में आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल को वाटर लेवल के बाहर जाने से रोकता है। तो जनरली होता क्या है बच्चों, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी तरह बच्चों, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वाटर के सरफेस पे होते हैं, उनके पास भी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर उनके पास थोड़ा और काइनेटिक एनर्जी हो जाए, ताकि जो अट्रैक्शन फोर्सेस होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच, उस फोर्स को वो ईजिली ब्रेक कर दे और वो एस्केप करके चले जाए गैसियस फॉर्म में। अगर ऐसा हो तो क्या होगा बच्चों, ये लिक्विड की ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो टॉप सरफेस पे होंगे, ये अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों? वेपर फॉर्म में। इनका वेपर बन जाएगा। अब बच्चों, जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इनका भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जब यहाँ के लिक्विड का सब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे, तो यहाँ पे जो लिक्विड का बच्चों, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो क्या होगा बच्चों? धीरे धीरे कम होता रहेगा। और जो कि अट्रैक्शन फोर्सेस कम होगा, इससे ये सारे मॉलिक्यूल्स भी धीरे धीरे एस्केप हो जाएंगे और गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं बच्चों इवेपोरेशन। जैसा कि हम लोग देखते भी हैं अपने डेली लाइफ में, अगर आप एक गिलास पानी लेके अगर उसे आप छोड़ दीजिए खुला, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए, मान लीजिए 3 दिन के लिए आप एक गिलास पानी लीजिए, उसको 3 दिन के लिए आप खुला छोड़ दीजिए, तो आप कुछ दिन बाद ऐसा देखेंगे, 3 दिन 4 दिन बाद आप ऐसा देखेंगे कि जो पानी है वो पूरी तरह से उड़ गया, मतलब वो उड़ के चला गया अपने गैसियस फॉर्म में। क्यों बच्चों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा? इवेपोरेशन हो रहा होगा। सेम बच्चों और कहाँ कहाँ इवेपोरेशन होता है? हम लोग घर में कपड़ा कचारते हैं, कपड़ा कचारने के बाद बच्चों हम लोग कपड़ा डालते हैं धूप के नीचे, ठीक, कपड़ा डालते हैं, कपड़ा सूखता है, प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन। या फिर गर्मी के समय हम लोग मटके में पानी रखते हैं, पानी ठंडा हो जाता है, रीज़न क्या है? इवेपोरेशन। तो बच्चों जनरली ये इवेपोरेशन होता है, जिसके कारण हम लोग जो मटके में पानी रखते हैं वो पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। या फिर कपड़ा सूखना, वो भी इवेपोरेशन। तो बच्चों इवेपोरेशन का ये कॉन्सेप्ट है सिंपली कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, अगर जो वाटर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक कर दे, तो वो ईज़िली अपने वेपर फॉर्म में चला जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का लेवल कम हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि बीकर्स का पानी पूरा भाप बन के गैस फॉर्म में चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन।
तो बच्चों ये था कुछ इवेपोरेशन का प्रोसेस। अब हम लोग अपना मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं, वेपर प्रेशर। चलिए अगेन हम लोग एक बीकर लेते हैं, बीकर में समझ लीजिए वाटर लेते हैं और इस बार क्या करेंगे, बीकर को हम ऊपर से क्लोज कर देंगे। इस बार क्या करेंगे बच्चों, बीकर को हम ऊपर से क्लोज कर देंगे। अगेन ये वाटर है, अगेन यहाँ पे इवेपोरेशन टेक प्लेस होगा। इवेपोरेशन के कारण क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वेपर बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इस वाटर का वेपर बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जब यहाँ वेपर बनना शुरू हो जाएगा, चूँकि ये क्लोज्ड कंटेनर है तो ये वेपर्स बाहर हवा में नहीं जा सकता, ये इसी वाटर के अंदर ही वेपर बनाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत ज़्यादा वेपर फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो उस समय होगा तो यहाँ पे बच्चों ये प्रोसेस जिसको कि वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को तो हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। अब देखिए बच्चों, कुछ समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे बिल्कुल पूरा वेपर फॉर्मेशन हो जाएगा। जब पूरा वेपर बन जाएगा बच्चों, जब उसके बाद कोई भी वेपर को खाली जगह नहीं मिलेगा तो ये वेपर क्या करने लगेगा, इस बीकर के वॉल से टकराना शुरू कर देगा और अपना काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेगा, और काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेगा और ये वापस से किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, लिक्विड के फॉर्म में, मतलब गैस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसेशन। अब देखिए एक समय ऐसा आएगा बच्चों जहाँ पे कि रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। कब, जब जितना वेपर बनेगा उतना ही वेपर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों लिक्विड में। मान लीजिए यहाँ 50 वेपर्स बन रहा है तो 50 वेपर्स कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, यहाँ 100 वेपर बन रहा है तो 100 वेपर यहाँ कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर रेट ऑफ इवेपोरेशन। कब, इक्विलिब्रियम में। तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। हम ये बोल सकते हैं बच्चों, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा क्या, इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट से बराबर हो जाएगा। कब, इक्विलिब्रियम में। उस समय जो हमारा अमाउंट होगा यहाँ वेपर का वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 वेपर बन रहा होगा तो ये 50 वेपर लिक्विड के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वेपर का वो हो जाएगा कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में अपने जब वेपर कांस्टेंट हो जाएगा, उस कंडीशन में जो ये वेपर है ये अपने वाटर लेवल पे एक प्रेशर अप्लाइड करना शुरू कर देगा। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। समझ में आया बच्चों। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो वेपर के वॉल्यूम होगा जो यहाँ पे, वो पूरी तरह से कांस्टेंट हो जाएगा, और उस समय ये वेपर जो फोर्स अप्लाइड करेगा अपने वाटर लेवल पे, उस प्रेशर जो अप्लाई करेगा उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। तो चलिए बच्चों, ये होता है कुछ कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर का। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आया, इसको कॉपी कर लीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, या फिर आप टॉपिक डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ
वेपर प्रेशर। पहला बच्चों प्रॉपर्टी हो गया नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए पहला बच्चों प्रॉपर्टीज़ होता है नेचर ऑफ लिक्विड। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए वेपर प्रेशर बच्चों पूरी तरह डिपेंड करता है कि जो लिक्विड आप लिए उसका नेचर कैसा है। नेचर इन द सेंस लिक्विड में लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। तो वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर एग्जिस्ट कर रहा है? हो सकता है वैन डर वाल्स फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच एग्जिस्ट करे, हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स। तो अगर इन केस मान लीजिए अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल के बीच उसको ब्रेक करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ब्रेक करना कठिन हो जाएगा इसका मतलब उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, उसका बहुत कम वेपर बनेगा। अगर वाटर पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो ब्रेक ईजिली नहीं हो पाएगा, और जब ईजिली ब्रेक नहीं हो पाएगा तो उसके वेपर्स कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? डिक्रीज़। दूसरा कंडीशन ले लीजिए, मान लीजिए कुछ ऐसे लिक्विड कंपोनेंट्स लिए हैं जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बल्कि मान लीजिए एक स्मॉल फोर्स लाइज कर रहा है, जैसे वैन डर वाल्स फोर्स एक वीक फोर्स है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो बॉन्ड होगा, वो ईज़िली ब्रेक हो जाएगा। जब ईज़िली ब्रेक हो जाएगा तो उसका वेपर्स भी ईज़िली बनेगा। जब ईज़िली वेपर्स बनेगा मतलब ज़्यादा वेपर बन जाएगा, और जब ज़्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है? जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा लिक्विड पार्टिकल्स के बीच उतना वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड पार्टिकल्स के बीच उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। सेकंड बच्चों टेम्परेचर। वेपर प्रेशर बच्चों टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमें पता है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। जब वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वेपर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वेपर इंक्रीज़ होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। मतलब टेम्परेचर बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वेपर प्रेशर के। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा। तो ये तो बच्चों हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना होगा इन द सेंस जैसे वेपर प्रेशर जो होता है वो कभी भी शेप, साइज़ और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे वेसल का साइज़ यू शेप ले लीजिए, चाहे वी शेप ले लीजिए, चाहे जो भी शेप ले लीजिए, वेपर प्रेशर वेसल के साइज़ पे नहीं डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता है और शेप पे नहीं डिपेंड करता है। तो ना तो शेप पे डिपेंड करता है, ना तो साइज़ पे, ना तो वॉल्यूम पे। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वेपर प्रेशर कैसा फिनोमिना है? वेपर प्रेशर बल्क फिनोमिना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इवेपोरेशन प्रोसेस देखें। इवेपोरेशन प्रोसेस कैसा होता है बच्चों? वो सरफेस फिनोमिना है। वहाँ पे क्या होता है? पार्टिकल्स जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं सरफेस पार्टिकल्स के। पर जो वेपर प्रेशर होता है वो एक बल्क फिनोमिना है। कहीं से भी पार्टिकल्स क्या होंगे? वेपर प्रेशर में क्या होता है बच्चों? कहीं के भी पार्टिकल स्केप करके वो अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए वेपर प्रेशर कैसा फिनोमिना है बच्चों? ये बल्क फिनोमिना है। और इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना होता है? वो एक सरफेस फिनोमिना है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ें जाके उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वेपर प्रेशर में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे न्यूमेरिकल में
अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाउट कर लिख के हमें बताइए, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।